हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वंस अगेन आज मैं फिर बात करूंगी सीटेट के बारे में। क्या होता है ये सीटेट, क्या योग्यता चाहिए इसके लिए, कैसा सिलेबस होता है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है पासिंग मार्क्स का, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीटेट होता है ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी केंद्रीय टीचर पात्रता परीक्षा होती है, जिसका पेपर देने के बाद आप टीचर बनते हो। ये सीटेट का पेपर देने के बाद आप टीचर बनते हो। बट सीटेट में क्या होता है, ये आप अपने स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे दिल्ली के टीचर बनना है, DSSB का पेपर देना है, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हो। KVS का है, DSSB का है, तो इनके लिए अगर हमको फॉर्म भरना है तो हमारा सीटेट क्वालिफाई होना इम्पोर्टेंट है। इसलिए सीटेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड होता है, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप सेकेंड पेपर देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। ठीक है, एक प्राइमरी का होता है, एक अपर प्राइमरी का होता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है ये अभी हुआ है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन ईयर में 2 बार होता है। और अब तो ये आपके पास बहुत अच्छा चांस हो गया है कि पहले तो एक टाइम ड्यूरेशन होता था कि इतने समय तक आपका ये सीटेट वैलिड रहेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगी मैं इस पेपर को, क्योंकि मैंने भी क्वालिफाई किया है। तो जब पहली बार कोई चीज़ दो ना और उसकी नॉलेज कम होती है, हर जगह हर तरह से हम देखने की कोशिश करते हैं, हर वीडियो देखते हैं, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया है, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की बात ही नहीं है। सीटेट में जितने भी प्रश्न आते हैं सब सिलेबस के अंदर ही आता है, कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर जाता ही नहीं है। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पे जो बाल विकास या शिक्षण जो आपका CDP आता है, यहाँ CDP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका CDP है। अगर CDP आपने अच्छे से पढ़ ली तो हर सेक्शन में 15-15 नंबर की आपको CDP मिलेगी। ठीक है, हर सेक्शन में 15-15 नंबर CDP, उसके बजाय फिर कुछ और। मतलब अगर आप कहेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षण जो CDP है, ये 30 नंबर का तो होता ही है, 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंक का होता है। ठीक है, हर एक प्रश्न 1 नंबर का। जैसे गणित है, गणित में भी 15 नंबर की CDP आएगी, भाषा में भी आएगी, भाषा 2 में भी आएगी, एंड पर्यावरण में भी CDP का 15 नंबर का पार्ट आता है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। ठीक है, तो अगर आपने CDP अच्छे से तैयार कर ली तो इजीली आप क्या कहते हैं मार्क्स गेन कर लोगे। इस पे कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, बाल विकास आता है, गणित आती है। कोई ऐसा निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, बहुत कंपलसरी है कि आपको गणित आना ही आना चाहिए। भाषा है, भाषा 2 है, और पर्यावरण है। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश संस्कृत जो भी आप चूज़ करोगे, आप जब फॉर्म फिल करते हो तो आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है। जिस वक्त आप जो लैंग्वेज चूज़ करोगे वही आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, तो उस हिसाब से फिर आपको वो पेपर देना होता है। जैसे हम किसी ने इंग्लिश चूज़ करी तो किसी ने हो सकता है संस्कृत चूज़ किया हो, तो ऐसे करके वो आपका चॉइस होगा। ठीक है, तो यहाँ 150 प्रश्न होते हैं और जो होते हैं 150 नंबर के। ठीक है, ये बात केवल याद रखिएगा, फिर आगे जाके मैं बताती हूँ इस पे क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आप पर्यावरण चीज पढ़ते हो तो आप NCERT फॉलो करो। क्या, एक सेकेंड, एन NCERT, NCERT फॉलो करो। NCERT में आपके पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरीज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तरीके से पूछता है। और ये जो CDP आता है ये थोड़ा सा लेंदी आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर भी छूट जाता है। पहले ये ऑफलाइन होता था, फिर ऑनलाइन शुरू हुआ, एंड देन फिर इस बार से क्या हो गया था, फिर ये ऑफलाइन पेपर होने लगा है। तो क्योंकि ऑनलाइन में भी तो कई सारी चीज़ें हो गई थी, तो इसको फिर से ऑफलाइन कर दिया गया। मतलब आपको वो उसका पेपर मिलेगा, वो मार्कशीट भरनी पड़ेगी, वैसा प्रोसेस होता है।
तो यहाँ पे अगर आपने बाल विकास में अच्छे से मेहनत कर ली, एंड सिंपल सी चीज होती है कि अगर आपने 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आपका पेपर फर्स्ट निकल जाएगा। एंड इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, ठीक है। जो गलतियां हमने कर रखी हैं, जिन गलतियों से हमने सीखा है, वो गलतियां आप ना दोहराएं, क्योंकि हमारा समय इतना तेजी से बढ़ रहा है ना कि हम बस ये नहीं हो कि बस जिंदगी भर पेपर ही देते रह जाएं ना, हमको आगे भी तो कुछ करना है। तो इसके लिए कि एक बार पेपर दो और पेपर दे के बस क्वालिफाई हो जाओ, है ना, बस यही हमारा एम होना चाहिए। तो यहाँ इसकी बात करते हैं। ये आता है सीटेट पेपर 2। एक ही दिन दोनों संपन्न होता है, बस ये होता है कि जब पेपर फर्स्ट हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा बीच में गैप मिलता है, मतलब 1-2 घंटे का, और उसके बाद फिर सेकेंड पेपर आपका होना स्टार्ट हो जाता है। 2-2.5 घंटे का आपको लगभग, जैसे होता है ना लंच होता है 2-2.5 घंटे का हो गया, लंच इतना नहीं होता है लेकिन वो 2-2.5 घंटे का होता है। उसके बाद फिर आप सेकेंड पेपर देने के लिए जाते हो, मतलब एक ही दिन दोनों पेपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी CDP आएगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन रहेंगे। भाषा 1 एंड भाषा 2 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको चूज करना पड़ेगा हिंदी और संस्कृत। और यहाँ पे आपको विज्ञान गणित कर सकते हो या फिर सामाजिक विज्ञान, दोनों में से एक। जो लोग विज्ञान और गणित करेंगे वो सामाजिक विज्ञान नहीं करेंगे, और जो लोग सामाजिक विज्ञान करेंगे वो गणित नहीं करेंगे। और जो ये पेपर आएगा वो 60 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का? 60 नंबर का पेपर होगा। तो ये भी कुल कितने नंबर का होगा? 150 का। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो सामाजिक विज्ञान वगैरह आते हैं ये थोड़ा सा टफ आते हैं, तो सेकंड पेपर बहुत कम लोग का क्वालिफाई होता है। फर्स्ट पेपर तो इजीली हो जाता है, बट सेकंड पेपर में बहुत लोग को दिक्कत होती है। लेकिन अगर सामाजिक विज्ञान अच्छा है, सोशल साइंस अच्छी है, मैथ गणित अच्छी है, तो आराम से वो निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बात की पेपर की, फिर यहाँ मैं बात करूंगी कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए 90, ठीक है, 90 नंबर लाना जरूरी है। और जो OBC ST या PWD होते हैं उनके लिए 82, ठीक है। कितना? 82 मार्क्स। तो ये जो रहता है ये मार्क्स पाने के लिए रहता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा आप बुक खरीदो, ये करो वो करो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पता है सबसे बड़ी हम लोग, पता है इसमें CDP में गलती कहाँ करते हैं? CDP में हमसे गलती वो हो जाती है कि जिस हिसाब से हम अपने अपने एज के अकॉर्डिंग हम जो सोचते हैं ना, वही हम आंसर को सही मान लेते हैं। बट वहां पे चीज क्या होती है, हमको बच्चे को सेंटर में रख के चीज सोचनी है। क्योंकि पेपर लिया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाते हो, 1 से 5 तक के बच्चे रहते हैं वहां पे। तो जब आप प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाओगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा वो अपने अंदर जो पूर्व ज्ञान लेके आए हैं बस वही है। आप उनको कैसे समझ के, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करके, डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड आएंगे, अलग अलग कैटेगरी के आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड होगा सबका, किस हिसाब से आप उनको डील करते हो, किस हिसाब से उनको समझते हो, किस हिसाब से समझाते हो। क्योंकि आप जब प्राइमरी टीचर बनोगे ना तो वहां पे हर तरीके के बच्चे होते हैं, आपको लगेगा अरे भगवान क्या हो गया ये। मतलब जब पहली बार आप स्कूल जाओगे ना, तो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, और आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनना चाहते हो तो वहाँ हर तरीके के बच्चे आएंगे। तो उनसे कैसे डील किया जाए, कैसे बात किया जाए, किस हिसाब से आप उनको अच्छी तरीके से समझा सकते हो, ठीक है, किस हिसाब की लर्निंग दे सकते हो, सीटेट के थ्रू ये सब जांचने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तभी आप टीचर अच्छे बन पाओगे जब आप बच्चों को अच्छे से समझ पाओगे। तो CDP में इसी वजह से देखिए हर सेक्शन में 15-15 नंबर की CDP ऐड की गई है। आप देखिएगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा है कभी, तो आप देखिएगा ये आता है, ठीक है, ये आना ही आना तय है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगी, मैं आपकी तैयारी में मदद करूंगी सीटेट क्वालिफाई करने में। अगर मान लो जैसे यहाँ CDP की बात की जाए, मान लो 30 नंबर का आता है, तो 30 में अगर आपने कोशिश करी, अच्छे से मेहनत करी, तो आप 25 तक पहुंच जाओगे, है ना।
मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि 25 तक आप पहुंच जाओगे, क्योंकि जो सीडीपी है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो 30 के 30 नंबर भी ला सकते हो। इसके लिए लोग 28 29 तक पहुंच जाते हैं। गणित की बात की जाएगी, चलो ठीक है, मान लो गणित अच्छा नहीं है तो 30 में से मान लो अगर आप 10-15 नंबर भी पा गए तो भी चलो ठीक है, इसको यहाँ पे भी मान लेते हैं। हिंदी में भी अगर मान लेते हैं तो हिंदी में आप 20 से 25 नंबर के आसपास पा सकते हो, है ना। सेकंड जो हिंदी है आपका, संस्कृत वगैरह जो भी आपने चूज कर रखा है, उसमें भी मान लो अगर आपने 20 से 25 नंबर का ले लिया तो भी ठीक है। यहाँ ये भी कर रही, अगर आप इतना भी लेके आ पाते हो तो भी ठीक है ना। पर्यावरण में तो आप कर सकते हो, क्योंकि पर्यावरण तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो पर्यावरण में तो उम्मीद की जा सकती है कि आप कितना ला सकते हो, 25 तो ला सकते हो, है ना। पर्यावरण में 25 तो ला सकते हो। तो मान लो क्या कहते हैं, अगर 25-25 यहाँ आ गए तो ऑलरेडी क्या हो गया, 25 + 25 कितना हो गया, 50 तो ऐसे ही हो गया, है ना। और हम अगर मान लो जर्नल के हिसाब से सोचेंगे तो हमको 90 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, है ना। यहाँ पे भी हमने 15 नंबर ले लिए, ठीक है। यहाँ पे भी मान लो 20 नंबर ले लिए, है ना। तो 20 और 50 कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। 70 5 75 और 10 80, 80 तो यही हो गए, है ना। और यहाँ पे अगर आप 10-15 नंबर लेके आ जाते हो तो आपका 90-95 नंबर आराम से आ जाएगा, यानी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों का मैथ नहीं अच्छा होता है, बहुत लोग का मैथ अच्छा होता है, लेकिन मैथ में भी ऐसा नहीं है ना कि पूरी पूरी मैथ वैसी ही आ रही है। आधी जो मैथ आपकी 15 नंबर की आ रही है वो सीडीपी जैसी आ रही है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से कह रही हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। बस दिक्कत ये है कि ढेर सारे मटेरियल उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैंने अभी बताया आपको। धीरे धीरे हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, एक बार रिजल्ट आ जाए उसका, उसके बाद न्यू तरीके से इसकी क्या कहते हैं तैयारी होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वालिफाई किया है सीटेट 2 बार, क्या गलती थी क्या नहीं थी इससे मैंने सीखा, वो गलती आप भी मत करना, ठीक है। वो मैं खुद ही ध्यान दूंगी, ठीक है। पढ़ाते वक्त आपको वही मटेरियल मिलेंगे जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। तो आई होप आज आपको इसका सिलेबस मतलब समझ में आ गया होगा। जहाँ कोई दिक्कत होगी वहाँ आपकी हेल्प करने के लिए मैं स्वयं हूँ। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि क्योंकि बात ये होती है, मैं इसलिए बार बार लाइक करने के लिए नहीं बोलती, एक तरीके से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।